क्लास के अंदर हम लोग आइसोटोप ऑफ कार्बन और यूरेनियम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइसोटोप का इंट्रोडक्शन और हाइड्रोजन और क्लोरीन के आइसोटोप को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम आइसोटोप ऑफ कार्बन की सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम यूजेस ऑफ आइसोटोप के भी डिस्कशन करेंगे। बेटा सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये ग्रुप 4 का फर्स्ट मेंबर है। अगर आप कार्बन में एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 होगा। जबकि अगर आप एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का एटॉमिक मास नंबर 13 और 14 का 14 होगा। तो बाय डेफिनेशन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। इनको आइसोटोप बोलते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक मास नंबर में फर्क है, एटॉमिक नंबर सेम है। इसी तरह से अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो A-Z है, यानी 12 6 न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पे 13 6 7 न्यूट्रॉन होंगे, 14 6 तो 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसमें आप देखें तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप। तो ये भी आइसोटोप है कार्बन के तीनों, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन का फर्क आ रहा है। अच्छा बेटा, अगर आप लोग इस डायग्राम के थ्रू इसको समझे तो सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि कार्बन के पहले शेल में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन तीनों आइसोटोप के अंदर सेम होगी, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है। अब अगर आप इन कार्बन 12 में प्रोटॉन की बात करें तो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 6 प्रोटॉन। तो यहाँ पे भी क्या होंगे? 6 होंगे। और यहाँ पे भी प्रोटॉन क्या होंगे बेटा? 6 होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन का फर्क है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन हैं? 7 न्यूट्रॉन है। और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितने बेटा? 8 न्यूट्रॉन है। तो जो मास के अंदर फर्क आता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जमा करते हैं तो मास नंबर आता है। यहाँ पे जो मास 14 आ रहा है वो सिर्फ न्यूट्रॉन में फर्क की वजह से मास में भी फर्क आता है बेटा। तो ये आप लोगों के पास आइसोटोप ऑफ कार्बन थे। कार्बन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है वो कार्बन 12 है। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास में जो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड एटम भी माना जाता है। उसके बाद बेटा हम बात करने जा रहे हैं सेम वे से आइसोटोप ऑफ यूरेनियम पे। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम के सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिस्कस करूंगा। डायग्राम आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 92 न्यूट्रॉन भी बाहर लिख सकते हैं, लेकिन आपने न्यूक्लियस एग्जैक्टली ड्रॉ करना है। सबसे पहले यूरेनियम 234 की बात कीजिए तो यूरेनियम 234, 235 और 237, 238 ये 3 जो है वो आइसोटोप होते हैं यूरेनियम के। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 92। सबका 92 होगा। तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास में इनका जो एटॉमिक नंबर है, यानी Z से शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसके एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस है। इसका एटॉमिक मास नंबर यूरेनियम 234 का 234 होगा। इसका कितना होगा बेटा? 235। और यहाँ पे कितना होगा? 238। अब आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 92 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर आप लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 92 आपके पास प्रोटॉन भी होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए A-Z यानी 234 - 92 142 न्यूट्रॉन आएंगे। इसी तरह से 235 - 92 तो 143 न्यूट्रॉन आएंगे यहाँ पे। और इसी तरह से 146 न्यूट्रॉन आएंगे जब हम A-Z करेंगे। न्यूट्रॉन कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है A-Z।
इससे आप लोग न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट यानी यूरेनियम के ही एटम है जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है, लेकिन किसका फर्क आ रहा है बेटा, एटॉमिक मास नंबर का फर्क आता है, तो इस वजह से ये आइसोटोप है। इसी तरह से एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप। यहाँ पे भी आप देखते हैं न्यूट्रॉन में फर्क आता है। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यूजेस ऑफ आइसोटोप से रिलेटेड है। अगर आप लोग यूजेस ऑफ आइसोटोप की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयोडीन 131 पे। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन जो है वो स्पेसिफिक आयोडीन की कंसंट्रेशन होती है और वो आयोडीन 131 की होती है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें गाइटर की बीमारी होती है, जिससे आप देखते हैं कि लोगों का गला जो है वो सूज जाता है। अब यहाँ पे आयोडीन 131 किसके ट्रीटमेंट के, गाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। आप लोगों के पास जब ये बीमारी होती है तो उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और अगर आयोडीन की कंसंट्रेशन दोबारा अगर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दी जाए तो ये गाइटर की बीमारी से जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। आयोडीन 123 जो है ये ब्रेन इमेजिंग में इस्तेमाल होती है। इस तरह बेटा आप लोगों के पास हैवी आइसोटोप भी होते हैं, जिस तरह ड्रीटियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप, और कार्बन 13 है, नाइट्रोजन 15 है, ऑक्सीजन 18 या फिर आयोडीन 131। इनको आप बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल और एंड फिजियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आप फिजियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और बॉडी का कोई भी डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोबाल्ट और रेडियम की इरिटेशंस और कोबाल्ट 60 को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर, जब किसी भी शख्स को कैंसर होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी सेल हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बनते हैं। उन ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 24 सोडियम 24 Na24 जो है सोडियम 24, इसको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम अगर हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन 24 का सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 को पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो उसका पार्ट डिटेक्ट करने के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू पौधे अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकियम जो है, अमेरिकियम को स्मोक डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे आग का खदशा हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर या जो घरों में भी बड़े जो घर होते हैं वहां पे भी स्मोक की डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑयल के जो रिजर्वायर होते हैं, ऑयल वेल कहां पे ड्रिल करना है उसके लिए भी अमेरिकियम का इस्तेमाल किया जाता है। कैलिफोर्नियम जो है, कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किया जाता है बेटा हिडन एक्सप्लोसिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए। हिडन एक्सप्लोसिव मटेरियल अगर कोई हो तो उसको एयरपोर्ट वगैरह के अंदर आप देखते हैं कि डिवाइसेस के अंदर कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हिडन एक्सप्लोसिव मटेरियल कोई हो तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसमें कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टॉन 85 को आप लोग डस्ट एंड प्लूटेंट लेवल इस्तेमाल करते हैं, डस्ट एंड प्लूटेंट लेवल डिटेक्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर। अब आप देख सकते हैं ये क्रिप्टॉन 85 कपड़े के अंदर जो डस्ट और प्लूटेंट लेवल होता है उसको चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कपड़े की वॉशिंग वगैरह उसमें नहीं, इंडस्ट्री में जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े की जो क्वालिटी है
उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें जो डस्ट और पोल्यूटेंट लेवल होता है उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और उसमें आप लोग क्रिप्टॉन 85 का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल बच्चों, चैप्टर नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे।